I am Ajay from Ajay Chemistry Classes YouTube channel, and you are watching Ajay Chemistry Classes video lecture. Students, watch this video till the last and share this video more and more for those students who are not able to afford coaching classes. आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 3 में पढ़ेंगे कि जैसे उस दिन आपको पार्ट 2 में केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2 में आपको पढ़ाए थे कि जैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन वाला निकालते हैं। मान लीजिए कि ये आपका ए है, बी सी, और ये यहाँ पर ये जो है यहाँ पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन को हम रेट भी कहते हैं, याद रखिएगा, रेट भी कहते हैं। तो रेट बराबर यानी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अभी एक ही लिखिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसको रेट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, क्या बताए थे, -1/a dA/dt माइनस ये भी रिएक्टेंट है -1/b dB/dt। ये प्रोडक्ट है दोनों, प्लस होगा dC/में, ठीक है, और ये होगा dt। अब यहाँ पर ये तो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, और आपको बताए थे ये प्रतिकारक A का स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक क्या है, A है, तो A से डिवाइड, यहाँ पर B का स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक B है, B से डिवाइड, C का C से डिवाइड, और यहाँ पर D का D से डिवाइड। ये जो है अब देखो यहाँ पर अगर हम, ये आपको पता है कि प्रतिकारक क्या होगा, प्रतिकारक लुप्त होगा, प्रतिकारक जो है डिसअपीयर होगा, और ये क्या होगा, प्रोडक्ट यानी प्रतिफल ये क्या होगा, बनेगा, इसका फॉर्मेशन होगा, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन इसका निकालेंगे या रेट ऑफ अपीयरेंस, लेकिन इसका क्या निकालेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसका हम निकालेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और इसका निकालेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो अब हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे, जैसे मान लीजिए अपीयरेंस का मतलब होता है उपस्थित होना, और यहाँ पर यानी प्रोडक्ट के लिए अपीयरेंस या फॉर्मेशन लगाएंगे, और रिएक्टेंट के लिए जो कि लुप्त होता है, प्रतिक्रिया जैसे जैसे बढ़ेगी रिएक्टेंट घटेगा, तो इसको डिसअपीयरेंस, लुप्त होने की दर या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहेंगे, और इसको कहेंगे क्या, उपस्थित होने की दर या रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस। इसको रेट ऑफ अपीयरेंस, इसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, या इसको लुप्त होने की दर, इसको उपस्थित होने की दर या निर्माण की दर, रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो यहां पर देखिए, जैसे पहले हम रिएक्टेंट का निकाल लेते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ किसका हम पहले निकालेंगे, ए का, यहां पर ध्यान देना है। तो ये जो है ये क्या होगा, ये हो जाएगा -dA/dt। यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक है रेट ऑफ रिएक्शन में डिवाइड होगा, यानी मॉलिक्यूलर ये जो स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक है इसे भाग दिया जाएगा, लेकिन किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन में दिया जाएगा, लेकिन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन में ये जो है स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक ये नहीं दिया जाएगा। जैसे अभी आप देख लीजिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, फिर देखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा, माइनस, अब यहां पर क्या होगा, ये बी हटा दीजिए तो क्या बचा, dB/dt। अब देखिए ये दोनों क्या था, ये दोनों प्रतिकारक था, रिएक्टेंट था, सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब ये क्या होगा, ये अपीयरेंस या फॉर्मेशन कर सकते हो, क्या होगा, रेट ऑफ appearance of
सी क्या होगा माइनस डी सी बटा में। ध्यान देना है यहाँ अपीयरेंस के जगह हम फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिख देते हैं फॉर्मेशन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी क्या होगा, ये प्लस होगा यहाँ रेट ऑफ अपीयरेंस प्रतिकारक है, सॉरी प्रतिफल है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या होगा, ये डी से भाग नहीं देंगे, क्या हो जाएगा डी बटा में डी टी। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन में ये जो स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक हैं इनके रेसिप्रोकल से डिवाइड किया गया है, लेकिन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में या रेट ऑफ अपीयरेंस में या रेट ऑफ फॉर्मेशन में क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन में या रेट ऑफ अपीयरेंस में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में मॉलिक्यूलरिटी जो ये आपका ये जो है आपका स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक से ये डिवाइड नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं हम, जैसे मान लो एक चीज़ ध्यान रखना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन में स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक से भाग देना है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन में नहीं देना है। ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लो हमको निकालना है, ये इसका हिंदी में भी कोई कुछ नहीं है, लुप्त होने की दर, उपस्थित होने की दर या फॉर्मेशन, यानी अपीयरेंस जहां हम लिखेंगे प्रतिफल के लिए वहीं हम फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं प्रतिफल के लिए, और ये दोनों प्रतिकारक है, इसलिए डिसअपीयरेंस लुप्त हो जाना, क्योंकि आप जानते हैं प्रतिक्रिया जैसे जैसे बढ़ती जाएगी प्रतिकारक की मात्रा घटती जाएगी, प्रतिफल की मात्रा बढ़ती जाएगी, इसलिए प्लस है और यहाँ पर माइनस है। ठीक है। अब देखो जिसे मान लो अगर हमको निकालना है, हिंदी में लिख देते हैं लुप्त होने की दर, ए के लुप्त होने की दर, यही है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या होगा, इसको हम क्या माने हैं, इस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए को क्या माने हैं, ये हम माने हैं माइनस डी ए बटा में डी टी। अब देखिए ध्यान से, ये जो है आपका, इसको तुम यहां से ये ले लिए हो तो यहां बच क्या गया 1/a इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा a गुणे रेट ऑफ रिएक्शन, a गुणे रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली इन द केस ऑफ b के लुप्त होने की दर, b के लुप्त या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ b, लुप्त होने की दर क्या हो जाएगा माइनस dB बटा में dt, क्योंकि आप देख लीजिए कितना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इतना। यहाँ पर ये क्या होगा, ये जो a है या b है या c है या d है, ये कहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम लोग करते हैं ना x बटा y बराबर 2/3, तो क्या लिखते हैं 3x बराबर, ये गुणा करते हैं ना, तो 3x बराबर 2y, तो ये जो है आपका, ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी के लुप्त होने की दर क्या होगा, ये देखिए b गुणा में रेट ऑफ रिएक्शन। इसी तरह से c के निर्माण की दर या c के उपस्थित होने की दर यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होगा माइनस प्लस डी सी बटा में डी टी बराबर क्या होगा ये जो है इसका स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक सी गुणा में रेट ऑफ रिएक्शन। अब आइए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी क्या होगा, ये जो है आपका प्लस डी बटा में डी टी, डी गुणा में रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो है आपका, ये चीज क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन के ही अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रतिकारक की मात्रा घटती है इसलिए माइनस, प्रतिफल की मात्रा बढ़ती है इसलिए प्लस। जहाँ तक
रेट ऑफ रिएक्शन की बात है तो स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक से डिवाइड करते हैं, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन की बात हो तब वहाँ पर ये जो है ये आपका स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक भाग नहीं देते हैं, बल्कि इसको क्या कर देते हैं, ये जो है आपका अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन जानकारी हो तो इसके अगर ए का निकालना है तो ए से मल्टीप्लाई यानी ए गुणा रेट ऑफ रिएक्शन, अगर बी के निकालना है तो बी गुणा रेट ऑफ रिएक्शन, अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी निकालना है तो क्या होगा सी गुणे आर ओ आर, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी निकालना है तो डी गुणे आर ओ आर। तो स्टूडेंट्स आप इसका है रेट लॉ एक्सप्रेशंस एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। रेट लॉ एक्सप्रेशन यानी दर नियम व्यंजन, दर नियम व्यंजन एवं प्रतिक्रिया की कोटि या अभिक्रिया की कोटि, प्रतिक्रिया की कोटि, ये एक्चुअली में है क्या, ये जो है ये किसी प्रतिक्रिया की दर को बतलाता है, और प्रतिक्रिया की दर प्रतिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। प्रतिक्रिया की दर जो है प्रतिक्रिया की दर है प्रतिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब आप कहेंगे कि प्रतिकारक की सांद्रता, केवल प्रतिकारक की सांद्रता, तो हाँ प्रतिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। जैसे अगर मान लो ये ए है और ये बी है और ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट प्रतिफल। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये है प्रतिकारक और ये है प्रतिफल। जैसे यहाँ पर जैसे जैसे प्रतिक्रिया का टाइम बढ़ते जाएगा प्रतिकारक की सांद्रता घटेगी और प्रतिफल की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन प्रतिक्रिया का जो वेग है यानी स्पीड है या रेट है ये भी क्या होगा, घटेगा। ध्यान से, प्रतिक्रिया में प्रतिकारक और प्रतिफल होते हैं। प्रतिक्रिया के साथ साथ प्रतिकारक की सांद्रता घटती है, प्रतिफल की बढ़ती है, लेकिन इसी दौरान एक कार्य और होता है, रेट या वेलोसिटी या स्पीड जो है यानी रेट कह सकते हो या रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हो। प्रतिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी क्या होती जाती है, घटती जाती है। इसका मतलब प्रतिफल का सांद्रण बढ़ते जाता है, प्रतिफल का सांद्रण बढ़ते जाता है, प्रतिकारक का सांद्रण घटते जाता है और प्रतिक्रिया की दर भी घटती जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिक्रिया की दर है वो किस पर निर्भर कर रही है, प्रतिकारक पर, न कि प्रतिफल पर। यानी यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि पहले हम यहाँ ये जो पूरा ये जो टॉपिक है इसमें दो टॉपिक है, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर ये दोनों ही नियम जो है ये दोनों ही टॉपिक हैं। ये इसका मूल क्या है कि आप ये ध्यान रखिएगा कि ये है प्रतिकारक, ये है प्रतिफल, इसकी मात्रा घटेगी, इसकी मात्रा बढ़ेगी, और जब ये प्रतिक्रिया जब आगे बढ़ेगी तो टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। यानी ये क्लियर है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रतिक्रिया की दर जो है वो प्रतिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो ये आपका क्या आ गया कि प्रतिक्रिया की दर यानी रेट या वेलोसिटी या स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन ये डिपेंड करता है किस पर, प्रतिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आपको फिगर भी ये बताए थे कि ये टाइम है और ये सांद्रण है यानी कंसंट्रेशन है। आपको क्या बताया गया था, अनुत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल प्रतिक्रिया में प्रतिकारक का सांद्रण क्या होता था, प्रतिकारक का सांद्रण घटता था, और जब प्रतिकारक का सांद्रण घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी यानी रेट भी क्या होगा, घटेगा। तो ये जो है ये हमारा
ये तो चीज़ हो गया आपका कि प्रतिक्रिया की जो दर है वो निर्भर किस पर करती है, प्रतिकारक की सांद्रता पर, न कि प्रतिफल की सांद्रता पर। अब हम आप टॉपिक पढ़ेंगे क्या, दर नियम। रेट ला व्यंजन, दर नियम व्यंजन में हम क्या करेंगे, जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यमान क्रिया का नियम, ये कहता है कि अगर किसी प्रतिक्रिया में, मान लो ये है आपका और ये है क्या, प्रोडक्ट, तो द्रव्यमान क्रिया का नियम कहता है कि रेट जो है डायरेक्टली समानुपाती होती है प्रतिकारक और प्रतिफल के, जो ये स्टैचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उनके, यानी प्रतिकारक के जो सांद्रण होता है, सांद्रण के जो घात होते हैं उनके योगफल के ये बराबर होता है। यानी ये कहता है रेट, द्रव्यमान क्रिया का जो नियम है, रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, ये कहता है कि प्रतिक्रिया की दर प्रतिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का सीधा समानुपाती होती है, यानी रेट इक्वल टू के ए का पावर ए बी का पावर बी। ये देखिए यहाँ पर ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि ये जो स्टैचियोमेट्रिक गुणांक है यही इस अपने अणु के सांद्रण का घातांक हो जाता है, तो ये हो गया रेट। लेकिन रेट लॉ कहता है नहीं, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहता है नहीं, ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये तो डायरेक्ट कहता है कि आप सूत्र देखिए, ये रिएक्शन देखिए और उसके स्टैचियोमेट्रिक गुणांक को उस प्रतिकारक के सांद्रण का पावर पर चढ़ा दीजिए। ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि प्रतिकारकों के प्रतिक्रिया की दर प्रतिकारकों के सांद्रण के सक्रिय द्रव्यमानों का सीधा समानुपाती होता है। और ये के क्या है, के है आपका, के है दर स्थिरांक, के जो है दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट या इसको वेग स्थिरांक वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। और ए क्या है, ए है प्रतिकारक ए का मोलर सांद्रण, बी है प्रतिकारक बी का मोलर सांद्रण। और ए क्या है, ए है सांद्रण, ए के सांद्रण का घातांक, बी क्या है, बी के सांद्रण का घातांक। यानी ये जो है आपका ए बराबर ए के घातांक एक्सपोनेंट, बी क्या है, बी के सांद्रण के घातांक। ये जो है इसके लिए हमें ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये कहता है डायरेक्ट कि जो सक्रिय द्रव्यमान हैं उनका सीधा समानुपाती होता है। लेकिन रेट लॉ कहता है नहीं, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है ये, लेकिन रेट लॉ कहता है नहीं। रेट लॉ कहता है कि आप सिर्फ संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक प्रतिक्रिया को देख करके यू कैनट प्रेडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये कहता है आप जनरली रिएक्शन को देख करके जिस तरह लॉ ऑफ मास एक्शन में लिख देते हैं उस तरह रेट लॉ कहता है नहीं। ये कहता है कि जो एक्चुअल प्रतिकारकों का जो एक्चुअल मास है, प्रतिकारकों का जो एक्चुअल मास है जो प्रतिक्रिया में भाग लेता है उसी से रेट लॉ बनेगा, उसी से दर नियम व्यंजन बनेगा। मान लीजिए इस प्रतिक्रिया में आपको इसका स्टैचियोमेट्रिक गुणांक ए, इसका बी है। सपोज कीजिए कि अगर प्रतिकारक ए का अल्फा मात्रा, यहाँ पर माना कि प्रतिकारक ए की अल्फा मात्रा एवं बी की बीटा मात्रा प्रतिक्रिया में
भाग लेती है तो क्या हो जाएगा, रेट समानुपाती के ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि यहाँ ये जो है रेट बराबर ये जो है आपका रेट के ए का पावर अल्फा बी का पावर बीटा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो ए है और बी का बी है, यहाँ ए का अल्फा है और बी का बीटा है। ये कहता है रेट ला, ये हो सकता है अल्फा जो है ए के बराबर हो सकता है और बीटा जो है बी के बराबर हो सकता है और बी के बराबर नहीं भी हो सकता है। अल्फा इज नॉट इक्वल टू बी ए एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू बी। ध्यान देना है कि ये जो रेट ला कहता है कि जो एक्चुअल मास ऑफ रिएक्टेंट हुज पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन इज डिटरमाइंस द रेट ला। और ये कहता है नहीं, सिर्फ आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देख करके आप इसका रेट ला लिख दीजिए। ये कहता है रेट ला बिल्कुल नहीं, जो आपका एक्चुअल मास है, जो एक्चुअल मास जो प्रतिक्रिया में भाग लेता है प्रैक्टिकली, ये तो हो गया थ्योरेटिकली, ये हो गया थ्योरेटिकली कि आपने देखा और लिख दिया, तो ये जो है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। बट ये जो है आपका रेट ला, ये इसको हम मान लेते हैं 1 2 और ये हुआ 3 और ये हुआ 4। ये जो 3 है और 1 है, ये क्या है, ये सिर्फ इक्वेशन को देख करके लिखा गया है। और ये क्या है, ये कहता है नहीं, एक्चुअल मास ऑफ रिएक्टेंट हुज पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, वो जो है अगर अल्फा और बीटा है तो ये कहता है कि अल्फा ए के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बीटा बी के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये रहा आपका रेट ला के अनुसार और ये रहा आपका द्रव्यमान क्रिया के नियम के अनुसार। तो स्टूडेंट्स आप इसका, और ये जो है ये के वही है दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक, इसका एक और नाम है वेलोसिटी स्थिरांक, या इसको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक विशिष्ट दर स्थिरांक। तो ये जो है सेम वही चीज़ है, यहाँ पर ए वही है। ए क्या है, ए है, अगर सिंपल आप ए लिखोगे तो ए प्रतिकारक ए, लेकिन अगर ये स्क्वायर ये जो है ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट में करोगे तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी प्रतिकारक ए का मोलर सांद्रण, प्रतिकारक बी का मोलर सांद्रण। तो स्टूडेंट्स इसका तुम पहले स्क्रीनशॉट ले लो। इसी में एक ही में दिए थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या रिएक्शन भी लिख सकते हो, प्रतिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है ये जो है ये टोटली रेट लॉ पर डिपेंड करता है, न कि लॉ ऑफ मास एक्शन पर डिपेंड करता है। क्योंकि रेट लॉ जो बतलाता है, रेट लॉ वो एक्चुअल रेट बतलाता है, जबकि वो जो है वो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन वो कहता है कि प्रतिक्रिया की दर प्रतिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का सीधा समानुपाती होता है। रेट लॉ कहता है नहीं, जो प्रतिकारक की जितनी मात्रा है, जितनी एक्चुअल मात्रा भाग लेती है, वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका रेट लॉ कहलाएगा। अगर रेट लॉ जानकारी हो गई तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, जैसे अगर मान लो कोई तुमको रेट लॉ बता दिया, ये आपको जानकारी है कि ये 1 है और ये बी का, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 = 2 हो गया। यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको जानकारी हो गई, यानी ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। अगर मान लो अगर के बराबर 1 का पावर, अगर एक ही मान लीजिए, अगर आपका एक ही रिएक्टेंट है, फिर से बताते हैं, ये जो है आपका पूरा डिटेल्स थोड़ा सा बता देते हैं आपको। जैसे अगर मान लो कोई रिएक्शन है ए बी और प्रोडक्ट, सपोज कीजिए कि इसका जो है आपका रेट ला जो है आपका आ गया ए का पावर 1 और बी का पावर 1।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने आपको बताया कि अगर रेट ला जानकारी हो गई तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यू कैन इजीली कैलकुलेट। तो ये जो है आपका 1 + 1 = 2, तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर जो है मान लो ये ए और बी दोनों है और ये आपका प्रोडक्ट है, अगर सपोज कीजिए कि रेट ला कहता है, रेट ला कि इस प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया की जो दर है वो सिर्फ ए के सांद्रण पर निर्भर करती है, बी के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। ये चीज़ बताएंगे आपको, ये कैसे हम निकालेंगे, ये मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन बताएंगे आपको। ये हमको लगता है कि शायद अगले वीडियो में जाना पड़ेगा इसके लिए। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन जो कि ये क्या है, मैकेनिज्म है कि प्रतिक्रिया अंदर से होती कैसी है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 और 1 2, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर भी 1 और 1 2 दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कितना हो रहा है, 1 + 0 = 1, यानी आप क्या कह सकते हो, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ क्या, रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो है यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका जो है आप कैसे इसको डिफाइन करोगे, तो कहोगे कि रेट ला में प्रतिकारकों के सांद्रणों के घातांकों के योगफल को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। फिर से एक बार, रेट ला में जो भी प्रतिकारक हों, मान लो इसमें ए और बी है, ए का पावर 1 है, बी का पावर 0 है, यानी ए का घातांक 1, बी का घातांक 0। तो यहाँ पर कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कि रेट ला व्यंजन में प्रतिकारकों के सांद्रणों के घातांकों के योगफल को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे ये प्रतिक्रिया है आपका सेकंड ऑर्डर की, ये प्रतिक्रिया देखने में लग रही है सेकंड ऑर्डर, लेकिन है ये क्या, फर्स्ट ऑर्डर। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो 2NH3 N2 + 3H2। तो ये अगर लॉ ऑफ, अगर अकॉर्डिंग टू, मान लो अगर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर करोगे तो क्या होगा, के रेट बराबर रेट इक्वल टू क्या होगा, के NH3 का पावर 2। लेकिन ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए गलत है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन पर नहीं निकलेगा बल्कि रेट लॉ पर निर्भर करेगा। रेट लॉ क्या कहता है, ये रेट ला कहता है कि अरे भाई यहाँ धोखा है, ये धोखा है, ये NH3 का स्टोइचियोमेट्रिक गुणांक भले ही दो हो, बट द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन दिस रिएक्शन। इस प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया की दर अमोनिया के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है। तो रेट ला क्या होगा, रेट ला इक्वल टू के NH3 का पावर, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2। अगर आप सिंपल बैलेंस्ड इक्वेशन को देख करके लिखोगे तो गलत हो जाएगा। रेट ला कहता है कि एक्चुअल मास, जो रिएक्टेंट का एक्चुअल मास है, जो प्रतिक्रिया, अकॉर्डिंग टू रेट ला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 0। तो आप क्या कह सकते हैं, दिस इज 0 ऑर्डर ऑफ क्या, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो है आपका 0 ऑर्डर का रिएक्शन हो गया। देखने में क्या लग रहा था, देखने में लग रहा था कि ये सेकेंड ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, बट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ दिस इज द 0 ऑर्डर रिएक्शन। बिकॉज 0 ऑर्डर का कारण क्या है, ये जो है ये आपको किसमें अभी बताए थे, कहाँ पढ़ाएंगे, मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन में बताएंगे कि ये क्यों। अभी आप ये जानिए कि इस प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया की दर जो है अमोनिया के NH3 के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो तुम पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एग्जाम्पल में हम पता करेंगे कि कौन सा रिएक्शन किस ऑर्डर का है। जैसे
हम उसमें एक एग्जाम्पल ये था अमोनिया वाला। यहाँ पर देखिए, ये देखने से क्या लग रहा है, अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें तो हमारा रेट क्या कहता है, HI का पावर 2, तो ये हो जाएगा क्या, ये कहता है तब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 2, यानी सेकंड ऑर्डर का प्रतिक्रिया। लेकिन यह गलत है, ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसा नहीं है। क्यों? अब कहता है ये मैकेनिज्म आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी दिखा देते हैं आपको। ये मैकेनिज्म ऑफ ए अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन, रेट लॉ कहता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट HI। ये जो है कहता है कि प्रतिक्रिया की दर HI के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो जब सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है तब क्या होगा, HI का पावर क्या हो जाएगा, 0। ये ध्यान रखिएगा। ये अगर आपको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, यही डिफरेंस है। एक व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अकॉर्डिंग टू व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि you can predict, you can write the rate of reaction by the seeing the balanced chemical equation, but according to rate law कहता है no, you can rate law after experimental you can write the rate law on the basis of experimental। आप प्रयोग के आधार पर, और प्रयोग कहता है कि इस प्रतिक्रिया में HI की जो सांद्रता है वो उस पर प्रतिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है, इसलिए ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है वो कितना हो गया, 0। तो ये क्या कहेंगे इसको, इस रिएक्शन को ये क्या कहेंगे, 0 ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की प्रतिक्रिया। अब यहाँ आते हैं, ये प्रतिक्रिया में प्रतिकारक ये है, प्रतिफल ये है, प्रतिफल से कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर अगर देखेंगे क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं तो H2 का पावर 1 Cl2 का पावर 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी दिस विल बी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, बट एक्चुअली दिस रिएक्शन विल बी 0 ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड Cl2, ध्यान रखिएगा, rate of reaction does not depend upon the concentration of reactant H2 and Cl2, so the rate law क्या हो जाएगा, रेट लॉ हो जाएगा कि H2 का पावर 0 Cl2 का पावर 0। ये क्या कहता है, ये कहता है कि इस प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया की जो दर है, यानी रेट लॉ जिस पर लिखा जाएगा वो कहता है नहीं, इस प्रतिक्रिया में H2 और Cl2, अब ये इसकी जानकारी हम कब देंगे, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में देंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आइए इस रिएक्शन में, ये देखने से क्या लग रहा है, देखने से लग रहा है 2 सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन दिस विल बी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बट एक्चुअली दिस इज नॉट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का मतलब क्या है कि द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ओनली अपॉन द वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। यहाँ पर आप लिख सकते हो रेट लॉ इक्वल टू के N2O5 का, अब पावर 2 नहीं, पावर 2 हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार लिखते, लेकिन वो गलत हो जाता क्योंकि रेट लॉ बनता ही नहीं। ये जो है कहता है कि इसका पावर 1, और 1 को एक्चुअली लिखा नहीं जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, तो यहाँ पर ये कौन सा रिएक्शन है, ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखने में लग रही है सेकंड ऑर्डर और है फर्स्ट ऑर्डर, देखने में सेकंड ऑर्डर 0 ऑर्डर, लेकिन देखने में ये क्या लग रही है, सेकंड ऑर्डर, लेकिन है यह 0 ऑर्डर। अब वहाँ देखो, इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1, देखने में लग रहा है सेकंड ऑर्डर बट है वो क्या,
फर्स्ट ऑर्डर। ये देखो पहले इसको तब समझाएंगे। ये जैसे आपका ये रेट ला लिख लो पहले। रेट ला क्या होगा, C2H4 का पावर 1 को लिखा नहीं जाता, और ये H2 का पावर 0 वाले को लिखना जरूरी नहीं है, आप इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, इसको आप नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 + 0 = 1। तो ये क्या कह सकते हो, यू कैन से डैट दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, but according to law of mass action this reaction will be second order, because the law of mass action explains this reaction will be second order, because the concentration of ethylene is 1 and concentration of H2 is 1। लेकिन रेट ला कहता है नो, यहाँ पर रेट ला कहता है नहीं, ये जो है रेट ला ये कहता है कि सिर्फ इथिलीन के सांद्रण पर द रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इथिलीन मॉलिक्यूल, बट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ H2। सो द रेट लॉ विल बी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 1, सो दिस विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ देखिए ये जो है आपको ये इसका पावर 1 और इसका भी पावर, हम 1 कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 1 से गुणा है, यहाँ 1 से गुणा है, यहाँ भी हम कर रहे थे 1, क्योंकि यहाँ कहीं कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है, यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है, यहाँ पर से 2 है, तो इसको हम 1 नहीं मानेंगे, ये 2 है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। इसको देखो, ये रेट ला, अगर हमें रेट ला लिखने आ गया, रेट ला, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वी कैन इजीली राइट। यहाँ पर ये जो रेट ला है, रेट ला में क्या होगा, KNO और O3, ये देखिए, यानी यह सचमुच का दिस विल बी ट्रूली सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नॉट ओनली कंसंट्रेशन ऑफ NO बट डिपेंड्स आल्सो ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। तो यहाँ पर 1 और 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1 = 2। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ देखो, ये जो है तुम्हारा, ये क्या है, यहाँ पर ये दिखाई कितना दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, ये 2 दिखाई दे रहा है, यानी लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार सेकेंड ऑर्डर हो जाता, या केवल देख करके ये सेकेंड ऑर्डर हो जाता, क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है, ज़्यादा दिमाग लगाइए मत, कहता है केवल रिएक्शन को देखिए, लेकिन कहता है रेट ला नहीं, यानी कहता है रेट ला कि आप पहले ये पता कीजिए कि व्हाट इज द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हुज पार्टिसिपेट इन दैट केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आप कह सकते हैं रेट ला = K और ये N2O, यानी ये कहता है कि N2O का पावर भले ही 2 हो, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली द वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ N2O डिटरमाइंस द रेट लॉ ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, तो यहाँ पर तुम क्या कहोगे, इसको तुम कहोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 है, लेकिन एक्चुअल प्रतिक्रिया प्रयोग के आधार पर जो सत्यापित है वो कहता है 2 नहीं, बल्कि N2O के सांद्रण के पावर 1 पर ये निर्भर करती है दर नियम, यानी प्रतिक्रिया की जो दर है ये पावर 2 पर नहीं, पावर 1 पर निर्भर करती है। यही तो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन रेट लॉ एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है संतुलित प्रतिक्रिया को देखो और लिख दो रेट लॉ, लेकिन वो गलत हो जाएगा। और ये कहता है रेट लॉ कि रेट लॉ कहता है कि जो एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड होना चाहिए। तो हम मानेंगे रेट लॉ को, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हम मानेंगे क्या, यहाँ पर रेट लॉ को ही मानेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये जो है केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 3 में आज इतना ही, और पार्ट 1 और पार्ट 2 जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, वो आप देख लेना। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें,
क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स लॉकडाउन में अभी कोचिंग स्कूल कुछ खुला नहीं है, तो ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास वीडियो पहुंच सके, इसके लिए आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।